लिटरेरी सोर्सेज के बारे में एक और ख़ास चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को बच्चों कि लिटरेरी सोर्सेज जितने भी हैं, कुछ ही लिटरेरी सोर्सेज हैं जो ओरिजिनल फॉर्म्स में आज तक है, क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो मोस्टली पेपर्स पे लिखे होते हैं और पेपर जो है सो थोड़ी डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशंस तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो ओरिजिनल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशंस लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी हमारे पास अवेलेबल हों। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं सो किसी एक जगह फिक्स नहीं रहे, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है सो ट्रांसफ़र होते रहे हैं। जैसे जैसे हिस्टोरियंस के हाथ में वो लगे, फिर उस एक हाथ से फिर दूसरे हाथ गए और उनकी कई कॉपीज़ भी की गई। तो जब उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का जब कॉपी की गई अभिलेखों की, तो हिस्टोरियंस ने उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में अपने इच्छा अनुसार जो है सो थोड़े से चेंजेस भी किए। जब उन्होंने उनकी कॉपीज़ तैयार की, अपने हाथों से दूसरे कॉपीज़ को बनाया, तो उसमें थोड़े से हल्के चेंजेस भी किए गए। लेकिन जब हिस्टोरियंस जब मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि अगर वो ये मान लेंगे कि ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता फिर स्टडी करने का हिस्ट्री का। तो हम लोग ये मान के चलते हैं जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं, जिस ज़माने का भी, वो सही सही पढ़ रहे हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इसमें मोनूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, टॉम्स, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। साउथ इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो लोग टेम्पल्स बनाने के काफ़ी शौकीन होते थे। आज भी साउथ इंडिया में जब हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ खास मशहूर टेम्पल्स हैं। बृहदेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, सन टेम्पल है और चोलापुर टेम्पल है। इसी तरह से अगर मोनूमेंटल ट्रेसेस की बात की जाए तो वी हैव जामा मस्जिद, मॉस्क्यू, कुवत्तुल इस्लाम मॉस्क। फोर्ट्स की बात की जाए तो रेड फोर्ट्स, आगरा फोर्ट्स, अंबर फोर्ट्स। इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉम्स लाइक ताजमहल एंड हुमायूंस टॉम्स, तो ये सारी चीज़ें जो है। और इसके अलावा अगर पैलेसेस की बात करें, वी टॉक अबाउट द पैलेसेज, जैसलमेर पैलेसेज ऑफ जैसलमेर, जयपुर एंड जोधपुर, एंड वी फाइंड मेनी मिनरेट्स in these places. And a part of these informations, a part of these monuments and temples and mosques, we also have some inscriptions in stones and copper plates. ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, उस ज़माने के शासक के बारे में, उन्होंने कौन कौन से जगहों को जीता, उनकी ट्रेड और प्रोस्पेरिटी के बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि जो कॉइन्स होते हैं वो उस ज़माने की प्रोस्पेरिटी के बारे में बताते हैं। इसके बारे में एक मेन चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होते हैं, मतलब सिक्कों के का जो अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। और कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के जो होते हैं खासकर, उनसे हमें पॉलिटिकल इवेंट्स और किसी भी राजा के शासनकाल के बारे में पता चलता है। और गोल्ड, जैसा कि एज वी नो वेरी वेल दैट गोल्ड इज ए कॉस्टलीस्ट मेटल एंड वेरी मच वैल्यूएबल मेटल। सो इफ एनी किंग हैज इशूड गोल्ड कॉइन्स, then it is obviously clear that that king was so much prosperous. इसीलिए मुग़ल काल के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो उस ज़माने के जो सिक्के हमें मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट को दर्शाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मुग़ल सल्तनत थी वो काफ़ी समृद्ध सल्तनत रही है। अब इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि इतिहास जब लिखा जाता है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी का, तो ये
8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी का जब इतिहास लिखा जाता है तो हिस्टोरियंस के लिए काम बहुत आसान काम नहीं है। ऐसा इसलिए कि ये 8th से 18th सेंचुरी के बीच जो है बहुत सारे चेंजेस आए और उन सारे चेंजेस को माइन्यूटली स्टडी करके एक एक चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन करना, उसकी चर्चा करना इतिहास में, ये काफ़ी डॉन्टिंग वर्क है, डॉन्टिंग टास्क है, काफ़ी मुश्किल काम है थोड़ा। ऐसा इसको मुश्किल इसलिए माना जाता है कि 8th से 18th सेंचुरी के बीच जो है सो खेत को इरिगेट करने के लिए व्हील का इस्तेमाल किया गया। फिर कपड़े बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल शुरू हुआ। फायर आर्म्स उसी ज़माने में खोजा गया, मतलब कि उसका ईजाद किया गया। फिर नए नए टाइप्स के भोजन, न्यू फूड्स लाइक टोमेटो, चिलीज़, कॉर्न, टी, इन सब सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल शुरू हुआ वो भी 8th से 18th सेंचुरी के बीच में ही हुआ। और लोगों ने अपने नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि लोग जो है सो अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा जो है सो वो लोग कन्वीनियंट बनाएं और हर चीज़ के लिए वो किसी न किसी नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करने लगे थे। अब इस चेंजेस को अगर देखा जाए तो हम लोग इस बात पे पहुंचते हैं कि 8th से 18th सेंचुरी के बीच जो है पूरे भारत में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट में हर क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट हुआ। कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें डेवलपमेंट न हुआ। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे आए। अब ये जो चेंजेस हुए इसके बाद इसने लोगों को थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाया। लोगों के अंदर अब इंटेलिजेंसी आने लगी, लोग अब ज़्यादा तेज होने लगे। अब यहाँ से एक नई चीज़ की शुरुआत हुई। अब लोग जो व्यापार करना शुरू किया लोगों ने और नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना शुरू कर दिया उन्होंने व्यापार के लिए। और जब वो व्यापार करने एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे तो अब उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने की, जमा करने का, मनी ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने का उनके अंदर जो है सो एक जुनून पैदा हो गया। दूसरी बात, एक और जुनून उनके अंदर पैदा हुआ अपने पावर को एक्सपैंड करने का, अपने क्षेत्र को बढ़ाने का। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। और जब वो ट्रैवल करना शुरू किया उन्होंने, जब ट्रैवल करते थे तो जितनी दूर तक वो ट्रैवल करते थे उतनी दूरी में जितना भी एरिया वो ट्रैवल कर जाते थे उसमें सबसे पहले वो देखते थे कि किसी का हस्तक्षेप तो नहीं है। अगर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था किसी का तो उसको वो अपने अंडर में ले लेते थे। पॉलिटिकली उस ज़मीन को वो अपना बना लेते थे। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह वो लोग मूव करते गए और अपने शक्ति का वो प्रसार करते गए, अपने शक्ति को बढ़ाते गए। इसी बीच जो राजपूत के बारे में हम लोग जानते हैं, राजपूत जिसका अर्थ होता है सन ऑफ रूलर्स, ये जो राजपूत जो कास्ट है ये 8th से 14th सेंचुरी के बीच में जो है सो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इनका सीधा कनेक्शन युद्ध से होता था। इनको वॉरियर्स भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि उस ज़माने में जो राजा महाराजा थे उन्होंने जब अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया, जब when they started to expand their empire, their power and their geographical area, their political areas, then at that very moment Rajput clans were introduced। उस ज़माने में जो है सो राजपूत का इंट्रोडक्शन हुआ। वो लोग खासकर दे प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन टू द किंग्स। वो राजाओं को सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ बढ़ती गई और किसी भी राजा के राज्य में जो कमांडर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे और आर्मी चीफ होते थे, वो राजपूत से ही चुने जाते थे। राजपूत लोगों ने
अपने पोजीशन को अपने बल के अनुसार जो है सो बल के आधार पर अपना पोजीशन उन्होंने बनाया था। दूसरी एक बात, सबसे मेन चीज़ जो राजपूत के अंदर थी, वो सबसे मेन चीज़ थी लॉयल्टी। वो लोग जिस राजा के लिए भी काम करते थे उनके प्रति पूरी तरह से वो लॉयल रहते थे, वफादार रहते थे, पूरी तरह से समर्पित रहते थे। और उनके अंदर जो है सो युद्ध लड़ने की जो कला थी वो बहुत ही ज़्यादा विकसित थी, बहुत डेवलप्ड थे वो अपने युद्ध करने में, और नए नए टेक्निक्स थे उनके अंदर। राजपूत के साथ ही उसी ज़माने में और भी पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस वाले जो दूसरे ग्रुप्स थे, वो मराठास थे, सिख्स थे, जाट्स थे, होम्स एंड कास्ट, ये भी राजपूत के साथ ही उसी ज़माने में इंट्रोड्यूस हुए थे।